नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ष 2015 में रिलीज हुई फिल्म मांझी द माउंटेन मैन के बारे में बताने जा रही हूँ। 1960 में दशरथ मांझी नाम के एक व्यक्ति भारत के गलौर नामक एक गांव में रहते थे। गांव के पास बहुत कम संसाधन है और यह गांव पहाड़ियों के एक हिस्से से घिरा हुआ है जो वजीरगंज के निकटतम शहर तक सड़क पहुँच को रोकता है। उक्त पहाड़ी के कारण गलौर के निवासियों को निकटतम शहर तक पहुँचने के लिए 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जहाँ एक अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं हैं। फिल्म की शुरुआत में दशरथ खून से लथपथ हैं, पहाड़ी पर अपशब्द बोल रहे हैं। वह उस पर पत्थर फेंकते हैं और उस निर्जीव वस्तु को अपना जीवन बर्बाद करने का दोषी ठहराते हैं। चट्टानें चिंगारी पैदा करती हैं जो पहाड़ी को आग लगाती है, लेकिन इसकी स्थिरता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। साथ ही गांव वाले दशरथ को पागल कहते हुए देखते हैं। उनके शब्द उसे परेशान नहीं करते क्योंकि वह पहाड़ी को चुनौती देना जारी रखता है। एक दिन उसे हराने की कसम खाता है। अतीत की झलक हमें बताती है कि उनका जन्म मुसहर परिवार में हुआ था, जिसे भारत की जाति व्यवस्था में सबसे निचली श्रेणी माना जाता है। परंपरा के अनुसार जब वे बच्चे थे तब उनकी शादी फगुना देवी नाम की लड़की से हुई थी। एक निचली जाति से ताल्लुक रखने वाले दशरथ के पिता को अपने गांव के मुखिया के लिए काम करना पड़ता है। वह एक उच्च जाति से ताल्लुक रखने वाला एक क्रूर नेता है जो दशरथ और उसके जैसे लोगों को सिर्फ नौकर समझता है। दशरथ के पिता ने मुखिया से कुछ पैसे उधार लिए हैं जिन्हें वह ब्याज के कारण वापस नहीं कर सकता। मुखिया के पास उन लोगों को दंडित करने का एक अनोखा तरीका है जो अपना कर्ज नहीं चुकाते हैं। वह उनके पैरों में लोहे की कील ठोंक देता है। दशरथ के पिता दया की भीख मांगते हैं, लेकिन वह आदमी अपने किशोर बेटे रुआब से उन्हें पीटवाता है। बदले में कर्ज के लिए मुखिया दशरथ को अपना नौकर मांगता है। उसका पिता बच्चे को मुखिया के कहे अनुसार करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से जीने की चाहत में दशरथ अपने गाँव से भाग जाता है। वह डोनबाद नामक शहर में जाता है और एक कोयला खदान में काम करना शुरू कर देता है, भले ही वह अभी बच्चा ही क्यों न हो। 7 साल बाद वह नए कपड़े खरीदता है और गाँव लौटता है। गाँव से पहले एक स्टॉप पर वह खिलौने बेचने वाली एक खूबसूरत महिला से मिलता है। वह तुरंत उसकी नजरों में आ जाती है, लेकिन दोनों अजनबी हैं, इसलिए वह उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करता। गांव के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि सरकार ने भारतीय जाति व्यवस्था को खत्म करने वाला एक नया कानून लागू किया है। पूर्व निचली जाति के लोग सड़कों पर नाचते हुए जश्न मनाते हैं कि वे आखिरकार मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं और सभी को छू सकते हैं। हालांकि तथाकथित उच्च जाति के लोग अछूत लोगों को प्रवेश न करने देने के लिए मंदिर के द्वार की रखवाली करते हैं। हंगामा तब खत्म होता है जब दशरथ गलती से एक स्ट्रीट वेंडर को पटाखे जला देता है, जिससे कई धमाके होते हैं। इसके बाद वह गैलोर जाने वाली बस में चढ़ जाता है और पहले वाली खूबसूरत लड़की को उसमें चढ़ने में मदद करता है। वे छत पर बैठते हैं और आखिरकार अपने गांव पहुंचते हैं। सबसे पहले वह मुखिया से मिलता है जो सोचता है कि दशरथ साफ कपड़ों की वजह से विदेशी है। दशरथ रुआब को गले लगाता है और उनका अभिवादन करता है। जब लोगों को पता चलता है कि वह वास्तव में भागा हुआ निचली जाति का लड़का है तो वे उसे छूने के लिए बुरी तरह पीटते हैं। अपने फटे कपड़ों के साथ दशरथ घर जाता है और अपने पिता और अपने बचपन के दोस्तों से मिलता है। उसकी माँ की मृत्यु कई सालों पहले हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इससे कोई परेशानी नहीं है। उसके दोस्तों ने सुझाव दिया कि वह अपनी बचपन की पत्नी फगुना को अब घर ले आए क्योंकि वह वापस आ गया है। अगले दिन दशरथ और उसके पिता उसके घर जाते हैं और उसके पिता से अनुमति मांगते हैं, लेकिन वह आदमी अपनी बेटी को दशरथ जैसे भगोड़े को सौंपने से इनकार कर देता है। उसे शहर का एक अमीर चौकीदार मिल जाता है जो उससे शादी करने को तैयार है। दशरथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फगुनिया दरअसल वही खूबसूरत लड़की है जिससे वह बस स्टॉप पर मिला था। इसके बाद वह उसे किसी भी कीमत पर घर लाने का अपना मिशन बना लेता है। दोनों गुप्त रूप से डेट करना शुरू कर देते हैं। एक मेले में वह भीड़ का फायदा उठाता है और उसे उसके माता पिता से दूर ले आता है। वह बहुत सारा पैसा कमाने और उसके पिता को यह साबित करने का वादा करता है कि वह उसके लायक है। दोनों एक साथ मेले का आनंद लेते हैं। दशरथ पैसे की कमी के कारण फगुनिया को दोनों के बजाय एक पायल भी खरीदता है। फिर भी जब भी उसे कुछ मिलता है तो वह उससे खुश रहती है। रात में दशरथ और उसके दोस्त मुखिया की ईंट की फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं जब अचानक एक आदमी जलती हुई आग में गिर जाता है। वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुखिया का बेटा रुआब उन्हें रोकता है, यह दावा करते हुए कि आग बुझाने से ईंटें बर्बाद हो जाएंगी। बेचारा आदमी आग में जलकर मर जाता है जबकि उसकी पत्नी बेबस होकर रोती है। दशरथ अपने दूसरे दोस्त के साथ शराब पीता है, मौत का शोक मनाता है। वे एक गिरता हुआ तारा देखते हैं और कहते हैं कि जो दोस्त मर गया है उसकी जिंदगी उनसे बेहतर है। अगले दिन दशरथ को बताया जाता है कि फगुना की शादी शहर के एक आदमी से जबरदस्ती की जा रही है। वह शादी में खलल डालता है और धमकी देता है कि अगर उसकी पत्नी किसी और से शादी करती है तो वह पूरे गांव को मार देगा। कुछ ही पल बाद वह उसके साथ भाग जाता है। उसके रिश्तेदार उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे एक खाई में छिप जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं। उस दिन के बाद दोनों एक खुशहाल जोड़े की तरह रहने लगते हैं। एक दिन जब फगुनिया सड़कों पर खिलौने बेच रही होती है,
रुआब उसके पास आता है और उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। दशरथ यह देख लेता है और पहली बार उस आदमी की पिटाई करता है। उसके निचली जाति के दोस्त भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। अपने पति की जान के लिए डरी हुई फगुनिया उसे रोकती है और घर भाग जाती है। मुखिया के बेटे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ाई शुरू करने के लिए वह उस पर गुस्सा होती है। दशरथ उसके साथ सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती और चली जाती है। दशरथ उसे वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए वह उसके पीछे गांव के झरने तक जाता है। बात करते समय फगुनिया बताती है कि वह गर्भवती है। दशरथ खुशी से नाचता है, जिससे फगुनिया उसे माफ कर देती है, लेकिन घर पर मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि रुआब ने उसके अपमान का बदला लेने के लिए लोगों को बुलाया है। जब उन्हें दशरथ नहीं मिलता है तो वे उसके दोस्त जुमरू की पत्नी का अपहरण कर लेते हैं। अगले दिन उसकी लाश एक तालाब में तैरती हुई मिलती है। अपनी पत्नी की मौत से दुखी जुमरू उसे अपनी झोपड़ी में ले आता है और पूरे घर में आग लगा देता है। 9 महीने बाद फगुनिया तालाब से पानी भर रही होती है, तभी वह गलती से उसमें गिर जाती है। उसके आसपास की महिलाएं उसे पानी में रखती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उसे प्रसव पीड़ा होने वाली है, फगुनिया तालाब में एक लड़के को जन्म देती है। 1 साल बाद ही वह फिर से गर्भवती हो जाती है। इस बार दशरथ की इच्छा है कि उसकी एक बेटी हो। अपने परिवार के लिए कमाने के लिए वह पास के गांव में जाता है। इस बीच घर पर फगुनिया अपने बेटे और खुद की देखभाल करने के अलावा घर का काम भी करती है। वह हर दिन पहाड़ियों के बीच से पानी के बर्तन लेकर जाती है। एक दिन ऐसा ही करते हुए वह गर्भवती होने के बावजूद पहाड़ी से फिसलकर गिर जाती है। जब दशरथ उसके पास पहुंचता है तो वह खून से लथपथ होती है, लेकिन फिर भी जीवित होती है। वह सांस फूलते हुए कहती है कि पहाड़ी बहुत ऊंची थी, इसलिए वह नहीं चल सकती। दशरथ और उसका दोस्त उसे अस्पताल ले जाने के लिए पहाड़ी के दूसरी ओर ले जाते हैं। हालांकि रास्ते में उसका बहुत सारा खून बह जाता है। अस्पताल में वह एक लड़की को जन्म देती है और मर जाती है। दशरथ अपनी प्यारी पत्नी को खोने के बाद तबाह हो जाता है। वह उसकी मौत के लिए पहाड़ी को दोषी ठहराता है और उसके बीच से सड़क बनाने की कसम खाता है। उस दिन से वह हर दिन पहाड़ी पर आता है और उस पर हथौड़ा चलाता है। उसके पास सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी है। हथौड़ा चलाने के दूसरे दिन मुखिया से बात करने के लिए एक राजनेता शहर में आता है। वे अपने साथ आलोक नाम के एक पत्रकार को भी लाते हैं। वे सभी असंभव काम करने की कोशिश करने के लिए दशरथ का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आलोक को लगता है कि उसकी कहानी दिलचस्प है। घटना को 2 साल बीत चुके हैं। अब 1962 है और दशरथ ने अभी भी हार नहीं मानी है। वह हर रोज पहाड़ियों पर जाता है और पहाड़ पर हथौड़ा चलाता है। उसके पिता उसे घर पर रहने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। जब दशरथ काम पर होता है तो बूढ़ा आदमी बच्चों की देखभाल करता है। गाँव के लोग दशरथ का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इससे उसकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता। वह पहाड़ का अभिवादन करता है और उससे एक दोस्त की तरह बात करता है। वह पहाड़ का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह हर रोज वापस नहीं आएगा। शुरू करने के 5 साल बाद 1965 में दशरथ ने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली है, लेकिन उसने पहाड़ पर हथौड़ा चलाना बंद नहीं किया है। उसने कुछ मामूली बदलाव किए हैं, लेकिन पहाड़ी के पार सड़क बनाना अभी भी असंभव लगता है। एक दिन हथौड़ा चलाते समय वह एक चट्टान से गिर जाता है और उसे दूर धकेलने वाली वस्तु को नीचा दिखाता है। जब वह उस दिन घर लौटता है तो उसके पिता फिर से उसे असंभव करने की कोशिश करना बंद करने और कहीं नौकरी करने के लिए कहते हैं। अपनी डांट से तंग आकर दशरथ अगले दिन घर वापस नहीं लौटने का फैसला करता है। वह पहाड़ियों पर एक अस्थायी झोपड़ी बनाता है और उसे अपना घर कहता है। जब पत्रकार आलोक 5 साल बाद गाँव लौटता है तो वह दशरथ को अभी भी पहाड़ तोड़ने की कोशिश करते हुए पाता है। वह शहर के उपहास का पात्र बनने वाले व्यक्ति से मिलने जाता है और उससे उसका उद्देश्य पूछता है। दशरथ व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है कि वह ताजमहल बना रहा है। आलोक वादा करता है कि रास्ता बनाने के बाद उसका नाम अखबार में छपेगा। अब उसे हथौड़ा चलाना शुरू किए 6 साल हो चुके हैं। उसने काफी प्रगति की है, क्योंकि अब दूसरी तरफ चढ़ाई लगभग 1 घंटा कम हो गई है। गांव वाले उसका शुक्रिया अदा करते हैं और दावा करते हैं कि वे सड़क का नाम उसके नाम पर रखेंगे। उसकी बेटी राजकुमारी उसे हर रोज खाना लाती है। हालांकि उसके पिता को उसके लिए बच्चों की परवरिश करना बहुत पसंद नहीं था। वह राजकुमारी और बजरथ दोनों को दशरथ के साथ पहाड़ी पर छोड़ देता है और घर लौट आता है। दशरथ के पास अपने बच्चों को खिलाने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए वह पैसे के लिए लोगों का सामान पहाड़ पार करके ले जाने लगता है। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ जाता है। सभी गांव वाले दूसरे शहर चले जाते हैं, जिसमें दशरथ के पिता और उसके बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन दशरथ अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वह पूरे दिन बिना पानी के तपती गर्मी में काम करता है। कुछ दिनों बाद गर्मी उसे परेशान करने लगती है, इसलिए वह गांव के कुएं पर जाता है, लेकिन उसे खाली पाता है। वह कुएं की दीवार पर लगे पौधे को चाटता है और खुद को जिंदा रखता है। उसी कुएं के अंदर रात बिताने के बाद वह काम करना जारी रखता है। अगले दिन वह गलती से पहाड़ियों पर एक गड्ढे में गिर जाता है और पानी का एक छोटा सा भंडार पाता है।
वह इसे पीता है और अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी को धन्यवाद देता है। इसी तरह काम करते समय एक दिन उसे एक सांप ने काट लिया। कोई रास्ता न होने पर दशरथ ने अपने पैर की अंगुली काट ली जहां उसे काटा गया था और बेहोश हो गया। जब वह उठता है तो बारिश शुरू हो जाती है और सूखा बीत चुका होता है। इसके तुरंत बाद लोग गांव लौट आते हैं और दशरथ अपने परिवार से फिर से मिल जाता है। उसके पिता उसकी प्रगति को देखने के बाद उसे पागल कहने के लिए माफी मांगते हैं। एक रात मुखिया पर वामपंथी प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला किया जाता है। उसे पूरे गांव के सामने फांसी दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद हुई गोलीबारी में दशरथ के पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद आलोक घटना की रिपोर्ट करने के लिए गांव आता है और अपने अखबार के लिए दशरथ की तस्वीर लेता है। उसे शुरू हुए अब 12 साल हो चुके हैं। जब चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भाषण देने के लिए पास के शहर में आती हैं। वह उससे सड़क बनाने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसके साथ सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाती है। प्रचार के कारण गाँव का नया नेता रुआब सड़क बनाने के लिए 25 लाख रुपए की अपील करने के लिए दशरथ का इस्तेमाल करता है। उसका उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है और वह पैसे अपने पास रखना चाहता है। आलोक के साथ सेक्शन ऑफिस जाने पर दशरथ को मामले के बारे में पता चलता है। वह पैसे मांगने के लिए रुआब के पास जाता है, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जाता है। गुस्से में आकर वह प्रधानमंत्री से बात करने और अपने पैसे मांगने के लिए दिल्ली जाने का फैसला करता है। हालांकि वह ट्रेन की सवारी का खर्च नहीं उठा सकता। जब उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है तो वह दिल्ली तक 1000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने का फैसला करता है। लगभग 1 महीने तक संघर्ष करने के बाद वह दिल्ली पहुंचता है और प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक पुलिसकर्मी उसे जेल में डालने की धमकी देता है तो उसे अनिच्छा से घर लौटना पड़ता है। वह फिर से पहाड़ियों में वापस आ जाता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। उसकी भावना से प्रेरित होकर कई गांवों ने पहाड़ियों को तोड़ने और रास्ता बनाने के लिए हाथ मिलाया है। हालांकि यह देखकर कि वह लोगों को प्रभावित कर रहा है, रुआब कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों को सरकारी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में उसे गिरफ्तार करवा देता है। जेल जाने के बाद वह सारी उम्मीद खो देता है, लेकिन जिन लोगों को उसने प्रेरित किया है वे उसकी जमानत के लिए विरोध करते हैं। जब वह रिहा होता है तो वह अपने लिए इकट्ठा हुई भीड़ के प्रति आभार व्यक्त करता है। पहाड़ियों को तोड़कर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बनाया। 22 साल की मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार वह वादा पूरा कर दिया जो उन्होंने फगुनिया की मृत्यु के दिन किया था। फिल्म खत्म होती है जब गाँव के लोग नाचते हैं और बिल्कुल नए रास्ते के बनने का जश्न मनाते हैं। वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियो देखने और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म को एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।